सर हिस्ट्री का Okay. चैप्टर कब शुरू होगा? मैं इकोनॉमिक्स करेंगे, इकोनॉमिक्स से बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सर 20 मई से यूटी स्टार्ट है मेरे। 20 मई से यूटी स्टार्ट है। ओके, सो Yes, हिस्ट्री sir. विल प्लीज 3 पीरियड्स, 3 क्लासेस। सो जो भी पढ़ाया गया है टुडे इज 14th आई थिंक, so in 6 यस days सर। we won't be able to complete that chapter. So it's my suggestion for you that go through that chapter, whatever your teacher has taught it till date, okay, and give your UT. Okay. Meanwhile, after completing this chapter and doing a chapter in 1 or 2 in economics, we will start history. Okay. सर हिस्ट्री का पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, बस वो 12th पेज तक आ रहा है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म आप अगर चाहें तो डाउट क्लासेस सेपरेट अपना करा सकते हैं, और भी बच्चे जिनका नेशनलिज्म इन यूरोप है, ओके, जिनका यूटी में आ रहा है नेशनलिज्म इन यूरोप, वो अपना सेपरेट क्लासेस जो है कि डाउट के करा लें। कुछ जो डाउट है आपको वो मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके ओके सर। और किसी का कोई डाउट? व्हाट वी आर डूइंग फेडरलिज्म। federalism. Okay, we have to start federalism. So before this, we had completed power sharing, isn't it? Before federalism, we completed power sharing. So, do you have any kind of doubt in power sharing? Anybody, any kind of doubt? किसी को कोई डाउट है पावर शेयरिंग में, कुछ जानना है, कुछ पूछना है? There are very less participants till now, isn't it? by module. Okay. किसी का कोई डाउट नहीं है? Sir, Yes. sir, form of power sharing में sir political parties pressure and gross movement में sir एक बार सर से समझा दीजिए। Okay. So, okay, we will do this. Okay, one more thing. DPP जो आपको दी जाती है, DPP में कोई डाउट है तो बताइए। I think 2 DPPs you got in power sharing, है ना? तो अब उसमें कोई अगर डाउट है किसी को, किसी क्वेश्चन में कुछ जानना है तो वो बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है किसी का? No, sir. सर आप पूछो। Let me ask you some questions. Okay, तो देखते हैं how many of you solve DPPs. अगर आपने DPP सॉल्व की होगी तो आप मेरे क्वेश्चन के आंसर जरूर बताएंगे, isn't it? सभी पढ़ के आए हैं आई थिंक। यस सर। ओके, आर्यन पाठक। यस सर। आर्यन पाठक, आप ये बताइए व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? Horizontal distribution of power consists of three types of government powers, that are legislature, executive, and judiciary, and they all are interdependent and have equal powers. They all are interdependent and have equal powers. Okay. And in the horizontal power of sharing, there is a system of checks and balances. Okay. और anything else? What do you understand by system of checks and balances? चेक्स एंड बैलेंसेस से क्या मतलब होता है? सर मतलब कोई भी जैसे लॉ अगर हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तो उसमें सबका मतलब बेनिफिट हो, तो उस पे रेगुलर उसमें चेंजेस करने। और चलिए, अच्छा अटेम्प्ट किया आपने, ठीक है, थोड़ा और अच्छे से पढ़िए। ओके आर्यन? सर। यस सर। आर्यन त्यागी, कैन यू हियर मी? आर्यन त्यागी? Yes, sir.
कैसी आवाज आ रही है? आर्यन? Yes, sir. आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर माइक। चलिए कोई बात नहीं, आपने म्यूट करिए अपने आप को, ठीक करवाइए। अनम्यूट करो अपने आप को आर्यन। अश्मित मानक, अश्मित मानक, कैन यू हियर मी? अश्मित मानक, अश्मित मानक इज नॉट लिसनिंग। लवी पांडे, लवी पांडे, एकेडमिक से कौन है यहाँ पे? मधु मैडम? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। मैं कुछ बच्चों के नाम बुला रहा हूँ, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो उनको जरा आप नोट करके मुझे भेज दीजिएगा उनके नाम। ठीक है सर, ओके ओके हाँ, सर, आप भी देखते रहिए कौन कौन जवाब नहीं दे रहे। ओके सर। पीयूष बैनर्जी, पीयूष बैनर्जी, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. आर यू हियरिंग मी? ओके। Yes, sir. तो पीयूष बैनर्जी, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया पावर शेयरिंग, है ना? Sir, what? और पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ाया था पिछली क्लास में। Yes, sir. उसमें मैंने पढ़ाया कम्युनिटी गवर्नमेंट, इजंट इट? Yes, sir. क्या है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जरा बताइए। सर कम्युनिटी गवर्नमेंट एक ऐसे गवर्नमेंट है जो एक कम्युनिटी की इट इज मेड बाय कम्युनिटी ऑफ लाइक अ सर्टेन ग्रुप such as like of a single language or like in Sri Lanka Tamilian people made a community government so that their interests could be represented well in that community. ओके, आपके आंसर करेक्ट नहीं जा रही है पीयूष। आप इसको फिर से एक बार घर पे देखेंगे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या है, ठीक है? Okay sir. और चलिए मीन वाले एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए, कोशिश करिए। व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल? So power sharing is desirable to ensure that the accuracy of decisions is being made and the power is not being concentrated in one hand, which would lead to the which would lead uh, uh, instability in the अच्छा, government and Piyush, listen. It is said that there are two reasons for which we share power. One is prudential reason, second one is moral reason. What is prudential reason? so prudential reason is to prevent riots and civil wars so that the people are represented well and all the citizens are contented with the government. चलिए, आपने कोशिश अच्छी की है, बट थोड़ा अभी कमी है। पर्टिकुलरली आपकी कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है वो करेक्ट नहीं है। एक बार फिर से पढ़ के रखिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है? Yes sir. हर्षुल मित्तल, हर्षुल मित्तल, अनम्यूट करिए। हर्षुल जी, आप बताइए व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? Vertical division of power is also called federal division of power. ओके, It consists of three governments: central government, state government, and local government. ओके, वेरी गुड। The powers of both the three governments is decided by the constitution. ओके, और एनीथिंग एल्स? Central government is also called union government. पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, आपने ये भी पढ़ा था? Yes sir. तो इन दो एग्जांपल बता दीजिए सोशल ग्रुप्स में जिससे पावर शेयर किया जाता है इंडिया।
there is reservation of SC and STs in elections in constituencies of India, Yes. and और there is also 1/3 reservation of women in local panchayats and etc. ठीक है, और अच्छे से पढ़िए. गुड. मानसवी सिंह. मानसवी सिंह, Yes, sir. पावर शेयरिंग चैप्टर क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes, sir. डीपीपी में कोई डाउट है? No, sir. ओके. तो बेल्जियम मॉडल में 4 मॉडल दिए हैं. Yes, sir. Isn't it? Yes, sir. कोई 2 मॉडल बताइए मुझे. The Constitution prescribes that the number of Dutch and the French-speaking ministers would be equal in the central government, and Brussels have a separate government in which both the communities, Dutch and the French, would have equal representation. Many powers of the central government have been given to the state government. The state governments are not subordinate to the central government. Okay. चलिए, गुड अटेम्प्ट. नेक्स्ट, सौम्या आहूजा. Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. आई थिंक सभी के पास बुक है इस समय? सबके Yes, पास? sir. ओके. Yes, sir. बुक में गो टू एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं. Just a second, sir. Yes, sir. State one prudential reason and one moral reason for power sharing with an example for. Listen, exercises में 4th one है the mayor of Amsterdam, a town near Brussels in Belgium. आप लोग देख सकते हैं? Sir, please repeat. 4th one, the mayor of Question number 4. Yes, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. A town near Brussels Yes, in sir. Belgium. Okay. इसमें लिखा है कि जो Yes, मेयर sir. था उसने डिफेंडेड बैन ऑन स्पीकिंग फ्रेंच इन टाउन. सही किया उसने? पढ़ो उसे, रीड करो, आंसर दो. Sir. No, sir, this is not right. As per the constitution, if we see the Belgium model, what they did is they recognized the regional differences and accommodated the diversity. Also, they amended their constitution 4 times between 1970 to 1993. And sir, according to the Belgium model, the central government has equal number of Dutch-speaking and French-speaking ministers. And if there is any special law such that he has put a ban, that needs the support of the majority of the ministers of each group. So, sir, this is a wrong reason because this is a wrong step. Okay, actually what you did, you merged up the model. Okay, to a little extent you are correct. अब उसमें देखो करेक्ट क्या होगा कि हम यूनिलैटरली किसी को मना नहीं कर सकते. A total ban is not allowed to any of the group. Okay, whether French is speaking, Dutch is speaking, whosoever you are. Okay, there should be an equal distribution of power. Okay, means if French people are French language has been included, Dutch language should also get included. Okay, then only we can maintain peace and harmony in our society. Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. कोमल कुमारी. Yes, sir. कोमल कुमारी, आपके पास बुक है? गो टू पेज नंबर 6. आपको पेज नंबर 6 दिख रहा है? Yes, sir. ओके, तो पेज नंबर 6 में दिया है पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. तो व्हाट इज द मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ पावर शेयरिंग? मींस पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, 2 रीजंस दिए गए, मोरल एंड सेकंड वन इज प्रूडेंशियल. तो मोरल का बताइए, व्हाई ऑन मोरल ग्राउंड्स वी शुड शेयर पावर? सर बिकॉज पावर शेयरिंग जो है ये एक स्पिरिट है हमारी डेमोक्रेसी का.
वेरी गुड। और ये हम पूरी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि इससे सभी लोगों को कंसल्ट कर सकते हैं, हम सभी लोगों की राय ले सकते हैं। वेरी गुड। और सर इसमें सभी के क्यों कंसल्ट ले रहे हैं, क्यों सभी की राय लेना जरूरी है? क्योंकि सर डेमोक्रेसी तो सभी लोगों को लेकर ही चल वेरी सकते गुड, हैं। ठीक है ठीक है। फेडरलिज्म, चलो आई होप कि आप सभी का ये कंसेप्ट क्लियर होगा, मीन्स चैप्टर 1 का कंसेप्ट। ओके, किसी का अगर कोई डाउट रह जाता है फिर भी तो मुझे आप नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। इसमें एक खलीफ डिलेमा भी है, ठीक है, उसको भी एक बार पढ़ लीजिए। अब क्या है कि ट्रेंड धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। ओके, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न अगर आप देखें तो मोर और लेस अब क्या किया उन्होंने, पैटर्न चेंज किया है। ओके, पैटर्न चेंज किया है तो उसमें पैराग्राफ भी आते हैं, और वो पैराग्राफ आपके बुक में से ही आएंगे। ओके, एनसीईआरटी बुक में से ही आएंगे सीधे सीधे पैराग्राफ। तो खलील डिलेमा भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, अगर उसमें कोई डाउट आता है किसी को तो पूछ लीजिएगा। खलील्स डिलेमा, डिलेमा मीन्स कंफ्यूजन, किस क्या करना है क्या नहीं करना है, एक बार पढ़ेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ। और इसके साथ साथ इसमें 2-3 इमेजेस भी दिए हुए हैं। ओके, जैसे आप 6 पेज पे देखोगे एक कार बनाया गया है जिसमें कोलिशन गवर्नमेंट इन जर्मन, आप सभी आई थिंक देख रहे होंगे, isn't it? यस सर। हाँ, इस तरह के पिक्स भी लगा सकते हैं एग्जाम में और पूछ सकते हैं कि ये पिक जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो काइंड ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट इन जर्मनी। क्लियर है सभी को? तो आप ये सारा कंसेप्ट सारी चीजों को एक बार फिर से देखेंगे, और यस साइड बाय साइड अपना नोट्स भी प्रिपेयर करते चलेंगे। सभी को समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? सर बोलिए सर, पेज 8 पे जो है ना कार्टून, वो एक बार समझा दीजिए। कौन से कार्टून? सर पेज 8 पे, इमेज 8, पेज 8 पे या इमेज 8? पेज 8 पे जो व्लादिमीर लेनिन और अच्छा, व्लादिमीर पुतिन और जो है यूएस के प्रेसिडेंट है और रशिया के प्रेसिडेंट है, जॉर्ज बुश है ये। यस सर, जॉर्ज बुश, यस यस सर। तो ये डेमोक्रेसी के नाम पे यूनिलैटरल गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है। डेमोक्रेसी नाम दे दिया है और क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव पावर क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, particularly it's for Russia. Is it okay? सर ये कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं? कार्टून बेस्ड क्वेश्चन इसमें सिर्फ ये आ सकते हैं कि अब जो पिक है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो कार्टून के नीचे लिखा हुआ है उसको बस पढ़ लो। That's all. ओके सर। ओके सर। चलो, तो इन फेडरलिज्म मैंने आपको बताया था कि कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे फेडरलिज्म में हमने पढ़ा था कि सेंटर क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या डिवाइड कर लो, किसमें, अमॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या लिखोगे, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब इसमें वेरियस दिख नहीं रहा। हाँ, तो कैमरे में आ नहीं रहा वो वेरियस वाला। दिख रहा था अभी को? चलो मैं थोड़ा यस सर, क्लियर है। वेरियस यहाँ पे जोड़, वेरियस कांस्टेंट रहेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप फेडरलिज्म को डिफाइन करोगे, और लेट मी टेल यू दैट इट हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स इन 1 मार्क्स क्वेश्चन दैट व्हाट इज फेडरलिज्म। ओके, टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद, हिंदी में जिनकी बुक है संघवाद कहा जाता है, ठीक है सर। पावर के नीचे क्या लिखा है? पावर, डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड। फिर से डेफिनेशन बता दो। डेफिनेशन लिख लो।
A system of government in which the power is divided between system of government in which power is divided between various constituent units between a central authority, central authority and various constituent units. Applause is all the country. Very important. You will find that in Belgium में क्या था earlier unitary form of government. Earlier it was unitary form of government in Belgium. Unitary form of government. But what happened? हुआ क्या? In 1993 आपने पढ़ा कि उन्होंने अपनी 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? चेंज किया था. तो in 1993 Belgium become a federal country. Belgium become a federal country. In 1993 याद रखिएगा for NTSC particularly. In which year Belgium become a federal country? और आपको मालूम होगा बोर्ड के एग्जाम में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आएगा. ओके, लास्ट ईयर मैं आपको बताऊं क्या हुआ. लास्ट ईयर मेनी ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड, ठीक है, जो उन्होंने सिर्फ बोर्ड पे कंसंट्रेट किया था कि दैट वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर बोर्ड ओनली, ठीक है, दे वर इन ग्रेट कंफ्यूजन, ओके, or in solving out objective type of question. Okay, they were in great confusion how to solve the objective type of question. So objective type of question 20 number के will play a very crucial role. बहुत important role play करता है to score 100 out of 100. बाकी सब तो तुम हो सकता है थोड़ा बहुत याद करके कर लो. 20 out of 20 लाना ये objective type of question में बहुत मुश्किल होता है. So for that what you have to do, you have to solve your DPP regularly. और कोशिश करो कि अभी हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है तो सारे क्वेश्चन को साइड बाय साइड लिखते चलें. Is it clear to all? सभी लोग क्लियर? Yes sir. अच्छा, किसी एक कोई क्लियर हुआ है? Isn't it? Yes sir. Yes sir. Okay. Yes sir. Yes sir. Yes sir. In Sri Lanka you will find that they still practice unitary form of government. Okay, more or less they had a unitary form of government. तो आगे हम इस पे पढ़ते हैं और क्या है इसमें. चलेगा दिस? Yes sir. अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होगा. ओके, और स्टेट ये इसका वर्क होगा इंटायर कंट्री को क्या करना, गवर्न करना. और स्टेट का, स्टेट्स डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेट का क्या होगा, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये रोल है. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में वो ये कि यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट में आप डिफरेंस बताएं. ओके, तो यूनिटरी और फेडरल में आई थिंक पिछले क्लास में मैंने थोड़ा डिस्कशन किया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके. तो मैंने बता दिया है कि फिर से लिखवाना है इसको. कर लोगे सभी? Yes sir. Yes sir. सर ओके. यस सर कम्युनलिज्म में क्या होता है?
कम्युनलिज्म तो भी Yes, हम लोग sir. जब पढ़ेंगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट तो उसमें डिस्कस करेंगे। ओके सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। चलो ठीक है, अब सही है। यस सर अब सही है। ओके, सभी लोग माइक अपने अनम्यूट कर लो, सॉरी म्यूट कर लो। ओके, तो यूनिटरी और फेडरल में आप लोग लिख लो, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लो। यूनिटरी में लिखिए, यूनिटरी में लिखिए इधर देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सर रिपीट कर दीजिए। चलो देख लो। हो गया सभी का? यस सर। चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार सुन लो। Either there is one level of government or the sub units are subordinate of central government. Okay, either there is one level of government or the sub units are subordinate of central government. Second, इसमें फेडरल में फर्स्ट है there are two or more levels of government and sub units are not subordinate to the central government. Second, the central government can pass order to the state or local government. इसमें सेकंड है the central government cannot pass order to the state or local government. Example China, UK, etc. इसमें example USA, Australia, etc. सर यहाँ पे एक दो उधर। हाँ सर यूनिटरी तो एक टाइप से मोनार्की ही हो गई। यूनिटरी एक नहीं, मोनार्की नहीं हुई, ऐसे कैसे कह सकते हो? यूनिटरी में आप अब देखो, यूनिटरी में होगा क्या कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, नॉन डेमोक्रेसी सर है। हाँ अनडेमोक्रेटिक वे में वर्क कर रही है। अगर यूनिटरी है तो कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। ओके, तो इसमें जो है कि डेमोक्रेटिक इसमें यूज नहीं करेंगे यूनिटरी में। ओके, और मोनार्की के केस में होता क्या है, मोनार्की, डिक्टेटर और अथॉरिटेरियन, एब्सोल्यूटिस्ट, डेस्पोटिक, ये सब जब जहां भी आए वहां पे मान लो कि गवर्नमेंट बाई वन है,
यहाँ पे गवर्नमेंट बाई वन नहीं है। ओके, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, अपने को जो है कि चेंज, अपने में पावर को शेयर नहीं किया है ज्यादा। ओके, अपने पावर को डिवाइड नहीं किया है सब यूनिट। हालांकि इसको यूके को आप प्योरली अनडेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, बिकॉज यू कैन फाइंड नंबर ऑफ राइट्स ओवर देयर। ठीक है सर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सर इसमें भी तो जैसे चाइना में एक ही वो होता है, एक ही पार्टी है, तो ये भी तो डिक्टेटर हो गया, रूल बाय वन। डिक्टेटर नहीं हुआ। डिक्टेटर में क्या होता है कि कोई एक अकेले ही क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। अब उसमें ये कह लो कि जो जिनपिंग है वो डिक्टेटर जैसा काम कर रहे हैं। ओके, कह सकते हो, पर डिक्टेटर में ऐसा नहीं होता है। डिक्टेटर में आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये एक सिस्टम इन्होंने स्टैब्लिश किया है। इस सिस्टम के जरिए इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद लोग इलेक्ट होके आते हैं। अब वो भले ही जो है कि प्रेसिडेंट की सारी बात मान रहे हैं, या फिर पार्लियामेंट की सारी बात मान रहे हैं, या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सारी बातें मान रहे हैं, एज पर दैट रन कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बट वो एक स्टैब्लिश तरीके से हो रहा है। डिक्टेटर में क्या है, वो इलेक्शन करा भी सकते हैं और इलेक्शन नहीं भी करा सकते। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ दैट डिक्टेटर। अब जैसे वो चेंगिस खान को मान लो, हिटलर को मान लो। ओके, क्लियर है? यूके में तो वो होते हैं ना, मोनार्क है ना। हाँ, यूके मोनार्क है। और यूके में अभी आप पढ़ोगे आगे और भी बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, इसमें आपका जो है कि द ग्रेट ब्रिटेन और यूके में क्या डिफरेंस है, हम लोग वो भी आगे पढ़ेंगे। स्कॉटलैंड, वेल्स पढ़ेंगे अभी। किसी को कोई डाउट है इसमें, यूनिटरी और फेडरल में? नो सर। सर तो इंडिया में दोनों है ना, यूनिटरी और फेडरल। इंडिया में क्वासी फेडरल है। अच्छा, किसी ने जो है, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने चैप्टर कर लिया? कितने ऐसे बच्चे हैं? कोई है ऐसा जिन्होंने स्कूल में कर लिया हो? हमने कर लिया सर। फेडरलिज्म चैप्टर यस यस सर, मैं स्कूल में हो चुका है कंप्लीट। आपके स्कूल में हो चुका है? स्कूल में भी हो गया। क्या नाम है? हो गया। नाम बताइए जिन्होंने कहा अभी स्कूल में हो गया। मानस? यस सर। स्कूल में हो गया? यस सर, हो गया। बताओ, इंडिया इज अ फेडरल कंट्री? सर हमारे स्कूल में भी हो गया। सर मेरे स्कूल में भी हो गया। इंडिया इज अ फेडरल कंट्री? यस सर। फेडरलिज्म यस सर। अच्छा, मतलब एक जन यस कह रहे हैं, सभी यस 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 कह रहे हैं। चलो ठीक है। तो the word federation India is not purely सर सेमी फेडरल है। ये कौन कह रहा है? वासु 5? यस सर। अपना नाम पहले बार लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से। इंडिया में जो फेडरेशन है वो क्वासी फेडरल है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसा फेडरल है, क्वासी फेडरल। अभी हम लोग समझेंगे क्या है। ओके, प्योर फेडरेशन नहीं है, प्योर फेडरल कंट्री नहीं है। हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम लोग फीचर्स डिस्कस करते हैं इसके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 फीचर्स हम लोग पढ़ेंगे इसके। हाउ मेनी फीचर्स? 7। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो पहला फीचर अगर आप देखो तो राइट इट डाउन इन योर नोटबुक कि 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये एंटायर नेशन, जो भी नेशन, अगर कोई भी नेशन अपने आप को अगर कहती है कि आई एम अ फेडरल कंट्री, तो ये 7 फीचर्स होने चाहिए। हम लोगों ने पहला किया, अभी दूसरा देखना है क्या है। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, different types of government rule same citizens, and they have separate, इस सब पे नोट्स बनाओगे घर पे? इज इट क्लियर? सेपरेट jurisdiction. सर सेकंड वाला पॉइंट बता दीजिए। Am I audible to all? Yes sir. Yes sir.
Yes, sir. Okay. सेकंड वाला पॉइंट सर एक चीज पूछनी थी। हेलो सर। सर एक चीज पूछनी थी। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। लिख सर लो। सर एक चीज पूछनी थी। सर सो किसी के डाउट्स हैं तो भी मैं सॉल्व करता हूँ, पहले लिख लो। सर लेजिस्लेशन के बाद क्या लिखा है? सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। आ रही है। क्या लिखा है? सर लेजिस्लेशन के बाद क्या लिखा है सेकंड पॉइंट में? सर सर एक कांट भी चेंज के आगे क्या लिखा है? सर फोर्थ पॉइंट में चेंज के बाद क्या लिखा है? यूनिलैटरली लिखा है। लिखो, मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। आवाज आ रही सभी को? यस सर। यस Yes, सर यू आर sir. ऑडिबल। Yes, sir. लिख लिया सभी ने? यस सर, लिख लिया। Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर रिटर्न। नेक्स्ट है, अब पहले समझ लो इसमें। टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मैंने बता ही रखा है कि जब भी फेडरल कोई गवर्नमेंट अगर क्लेम करती है दैट इट इज अ फेडरल गवर्नमेंट, तो वहां पे दो या दो से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। ओके, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट रूल सेम सिटीजन, एक ही सिटीजन को डिफरेंट टीयर्स क्या करेंगे, रूल करेंगे। ओके, मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम अगर किसी स्टेट में रह रहे हैं, जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, यूटी है, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रूल भी एप्लीकेबल होंगे और जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली रूल बना रही है वो भी क्या होंगे, एप्लीकेबल। तो उनका सेपरेट पर ज्यूरिसडिक्शन होगा। गवर्नमेंट अलग है बट उनके ज्यूरिसडिक्शन क्या होंगे, सेपरेट होंगे। मतलब वो कानून, उनके कानून और टैक्सेस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ओके, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और वो सारे कहाँ लिखे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक यू ऑल हैव स्टडीड कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फंडामेंटल प्रोविजंस है, ओके,
फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, जैसे कि आपने बेल्जियम मॉडल में पढ़ा था, फंडामेंटल प्रोविजन जैसे बेल्जियम में के मॉडल में अगर कोई स्पेशल लॉ आ रहा है तो वो सेपरेटली पास होना चाहिए डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप से। पढ़ाया था, याद है सभी को? यस सर। ऑडिबल टू ऑल? सर फोर्थ पॉइंट रिपीट करें। यस सर। तो यहाँ पे क्या है कि फंडामेंटल प्रोविजन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वहां पे भी जिस तरीके से सभी लेवल जो है कि सभी का कंसेंट चाहिए होता था, यहाँ पे भी दोनों लेवल का जो गवर्नमेंट है, सेंटर एंड स्टेट, ओके, दोनों के क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए, अदरवाइज जो है कि वो यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकता, तभी तो वो फेडरल कंट्री होगी, अदरवाइज फेडरल कंट्री नहीं होगी। अब इसके सर एक बार फिफ्थ पॉइंट को लिखो। सर एक बार फोर्थ पॉइंट दोबारा समझा दीजिए। सर एक बार फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दीजिए। सर कुछ नहीं दे रहा। सर मेरे को सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया सर। सर एक बार सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो। सर कैन यू हियर अस? Sir, you are not audible. सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर चले गए भाई। Sir might be having some network problem. Sir, you are not audible. हाँ, अब दिख रहा है सभी को? Actually, I think there is some network issue. Yes sir, दिख रहा है। Yes sir, दिख रहा है। यस सर। यस सर दिख रहा है। Yes, sir. सर फिर से आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं भी बोल नहीं रहा हूँ। Interpret constitution and power of different levels of government. सर एक बार फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दीजिए। Fundamental provisions cannot be changed unilaterally by any one level of government. Consent of both level of government. Sir, second point repeat कर दीजिए please. The government rule of government are good. तो यहाँ पे कोड क्या कर रहा है? कोड भी क्या करता है? अंपायर। Sir, Yes, I'm hearing. the second point समझा दीजिए. Second point. सर फोर्थ। Fundamental provisions cannot be changed unilaterally. आपने क्लास 9 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ा था? यस सर, ग्लॉसरी में दिया हुआ था। हाँ, तो आर्टिकल 368 यही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया जाता है? अमेंडमेंट किया जाता है। तो कंसेंट ऑफ लोकसभा एज वेल एज लोकसभा राज्यसभा, मतलब सेपरेटली पास होना चाहिए लोकसभा एंड राज्यसभा, और उसके साथ साथ स्टेट से भी पास होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये क्या है? फंडामेंटल प्रोविजंस हैं। ओके, क्या है ये? फंडामेंटल प्रोविजन है कि आप ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड, डिलीट और मॉडिफाई करने जा रहे हो। ओके, दैट्स व्हाई आप यूनिलैटरली चेंज नहीं करोगे। अगर आप यूनिलैटरली चेंज करने का अगर जो है कि इसमें
प्रोविजन होगा तो क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है मोर और लेस क्या करेंगे, अपने पावर को इंक्रीज करेंगे और स्टेट के पावर को डिक्रीज करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट? यस सर। ओके, तो दैट्स व्हाई फंडामेंटल जो प्रोविजन होगा, फंडामेंटल मींस बेसिक, जिसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर आप यूनिलैटरली चेंज नहीं करोगे। जो बना है म्यूचुअल कंसेंट और म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट से, उसको म्यूचुअली क्या कर सकते हैं, हम अमेंड कर सकते हैं या चेंजेस ला सकते हैं। गॉट इट? किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। सर फंडामेंटल एग्जांपल दे दीजिए। सेकंड पॉइंट में डाउट है। आर्टिकल 368। ओके, फंडामेंटल प्रोविजन, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल जिससे कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है वो फंडामेंटल है। ओके, अब जैसे आपने बायो में पढ़ा होगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या, टिश्यू या लाइफ, पढ़ा है ना? लाइफ पढ़ा है, तो क्या है फंडामेंटल? सेल है, यही है ना? यस सर। हाँ, वही समझो, बेसिक। सर 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 सेकंड पॉइंट समझा दो। अच्छा ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, इसको लिखो पहले। सोर्सेज ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सोर्सेस ऑफ इनकम, रेवेन्यू, each level of government is clearly defined. सेकंड प्रोविजन ये था कि मैंने आपको बताया कि ज्यूरिसडिक्शन, जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंटर हो या स्टेट हो, ओके, वो रूल तो सेम सिटीजन पे करते हैं, बट उनके सेपरेट क्या है, ज्यूरिसडिक्शन है। ओके, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये कि एक जगह लिख लो कहीं पे, अगर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब लिखना हो तो राइट इट डाउन समवेयर। एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब एरिया ओवर विच someone has legal authority. You may find it in your textbook also. Area over which someone, सर फोर्थ पॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का अपना क्या है, एक अथॉरिटी, एक एरिया है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं या टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। तो उनका डिफरेंट क्या है, एरिया बना दिया गया। ये एरिया बनाने का क्या मोटिव है, व्हाई देयर इज डिमार्केशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन? ओके, तो टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट पावर। तो सभी पावर क्या करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं या होल्ड करना चाहते हैं। कैन एनीवन टेल मी द डेफिनेशन, व्हिच काइंड ऑफ डेफिनेशन यू वांट? किसने लिखा है? कैन ऋषिराज, जो आपने अभी बोली थी वो वाली, ज्यूरिसडिक्शन के लिए। यस सर। ज्यूरिसडिक्शन में आप लिखिए सर एक बार फोर्थ पॉइंट समझा दो। एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल ज्यूरिसडिक्शन। किसी ने कहा है फोर्थ पॉइंट समझा दो, क्या नाम है आपका, बताइए। सर ललित। ललित, क्या प्रॉब्लम है बताइए। सर फोर्थ पॉइंट समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताइए क्या नहीं समझ में आया। सर स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है, मतलब इसमें कुछ तो ऐसा होगा जो समझ में आ रहा होगा। फंडामेंटल समझ में आ रहा है? फंडामेंटल मतलब ना, फंडामेंटल प्रोविजन, ओके, जो बेसिक प्रोविजन है जिससे कि पूरा देश बंधा हुआ है। ओके, कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलैटरली। यूनिलैटरली मतलब अकेले, मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो अकेले उसको चेंज नहीं कर सकता, या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको चेंज नहीं कर सकता। एनी लेवल, एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो सर दोनों की परमिशन चाहिए होती है? हाँ, दोनों की परमिशन होगी तभी जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं फंडामेंटल प्रोविजन। समझ में आया ललित? ललित नहीं पूछा था ना?
किसने पूछा था ये क्वेश्चन? तो उसने लेफ्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है? ये डाउट सबका क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अब ओवरऑल फेडरलिज्म का डुअल ऑब्जेक्टिव है, दो ऑब्जेक्टिव है। ओके, राइट इट डाउन। कौन कौन से डुअल ऑब्जेक्टिव है? पहला टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। सर प्रमोट के बाद क्या लिखा है? रीजनल डाइवर्सिटी। सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। किसी को कोई डाउट है? यही 7 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो पूछ लो फिर से। सर रीजन के बाद क्या लिखा है? रीजनल डाइवर्सिटी। दो ऑब्जेक्टिव है, यूनिटी बनाए रखना है और साथ ही साथ डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना है। किसका? फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव है ये। सर यूनिटी कैसे बनेगी? यूनिटी कैसे बनेगी? क्योंकि पावर शेयरिंग हो रही है ना सेंटर से और स्टेट से। अगर जब सेंटर स्टेट से पावर शेयर करेगा तो यूनिटी बनेगी। स्टेट जो है एलिनेटेड फील नहीं करेगा, या वहां के पर्टिकुलर रहने वाले लोग एलिनेटेड फील नहीं करेंगे। ओके, किसी ने पूछा है व्हाट इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की सबके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है? क्लियरली डिमार्केटेड है, डिवाइडेड है। ओके, अब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में सपोज अगर किसी को एग्रीकल्चर से टैक्स लेना है, जैसे एग्रीकल्चर का जो भी टैक्स कलेक्ट होगा वो किसके पास जाएगा? स्टेट के पास, मान लेते हैं समझने के लिए। एग्रीकल्चर टैक्स हालांकि स्टेट के पास ही जाता है। ओके, फिर उसके बाद सेंटर के पास कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट वाले जितने काम कर रहे हैं वो सारे टैक्स किसको देंगे? सेंटर को देंगे। ओके, तो इनके अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे और इनके अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होंगे। अभी हम लोग उस पर आए नहीं, स्टेट लिस्ट एंड ऑल। ये है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तभी इनके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अलग होते हैं, इनके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स अलग होते हैं। इनके में स्टेट और यहाँ पे सेंटर। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। चलो नेक्स्ट सर। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि 2 और मोर टियर ऑफ गवर्नमेंट होगा पहला फीचर। ओके, और 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, उनके सेपरेट उनका अपना जुरिस्डिक्शन होगा। पहले ये देखेंगे उनका अपना क्या होगा? जुरिस्डिक्शन। वो जुरिस्डिक्शन क्लियरली मेंशन होगा कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और इन केस उस जुरिस्डिक्शन में कभी कोई कंफ्लिक्ट आ जाता है तो कौन उसे रिजॉल्व करेगा? कोर्ट विल एक्ट एज एन अंपायर इफ अ डिस्प्यूट अराइजेस। समझ में आ रहा है? एंड देयर इज अ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू विल बी क्लियरली डिमार्केटेड इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डुअल ऑब्जेक्टिव। ओके, यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री एज वेल एज टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। 7 पॉइंट हो गए, कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है? समझ में आया? सर सर सोर्सेज और रेवेन्यू टैक्स के अलावा और कस्टम ड्यूटीज के अलावा क्या क्या हो सकते हैं? सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में जो डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस हैं, सेस हैं। ओके, जैसे एजुकेशनल सेस दिया जाता है। अभी जैसे देखो लोग कोविड-19 का भी सेस दे रहे हैं। ओके, कई सारे कम्युनिटीज ऐसे हैं जिसपे सेस लगाया गया है।
कोविड-19 था, फिर उसके बाद आप देख लो और क्या हो सकता है। रेवेन्यू में ओवरऑल जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, अब वैट वगैरह भी है, जीएसटी भी है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप लोग अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, फॉर एन एग्जांपल रिलायंस फ्रेश से खरीद लिया या ईबे से खरीदा, व्हाटएवर ग्रोसरी स्टोर से अगर आप खरीदते हैं तो उसमें देखोगे सीजीएसटी लिखा होता है, एसजीएसटी लिखा होता है, लिखा होता है, लिखा होता है। यस सर। 9% मतलब मान लो 18% है तो 9% इनका, 9% इनका। तो जो भी टैक्स होगा 9% किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास। समझ में आया? इसी तरह के बहुत सारे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर सर रीजनल डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन होगी? क्या सर रीजनल डाइवर्सिटी फेडरलिज्म में कैसे मेंटेन होगी? रीजनल डाइवर्सिटी में जो है कि अगर आप पावर शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली रीजनल डाइवर्सिटी अकोमोडेट होगी। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल श्रीलंका में उन्होंने पावर शेयर नहीं किया, ओके। अगर पावर शेयर करते तो जो रीजनल डाइवर्सिटी थी, तमिलियन जो नॉर्थ एंड ईस्ट में रहते थे वो भी क्या करते थे, वो भी क्या करते, साथ में चलते। समझ में आया? सिविल वॉर हो गया था। सिविल वॉर हो गया, उन्होंने शेयर नहीं किया तब हुआ ना। समझ में आ गया? यस सर। चलो अब देखो, अब फीचर्स हम लोगों ने साथ पढ़ लिए, अब देखते हैं क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बता दो। हाँ, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बता दो। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार। अभी मैंने शायद 2-3 बार रिपीट किया है, आपने सुना नहीं उसे? सर वो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, कौन बताएगा आप में से? कोई है आप में से बताने वाला? स्टूडेंट्स, सौम्या तुम बताओ। सर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि जैसे आपने बताया कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास अपने अपने सोर्सेज है रेवेन्यू के, तो सर मतलब कि उनके पास स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनके पास अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। अगर अभी आपने बताया जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना एग्रीकल्चर से अपना टैक्स कलेक्ट करेगा, फिर वो जो आपने कॉर्पोरेट टैक्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो मतलब हर किसी के पास अपने अपने स्पेसिफाइड टैक्सेस हैं और रेवेन्यू है। तरीके से अपने अपने कई सारे क्या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। समझ में आया? किन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर मैंने। आपको क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फेडरेशन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेडरेशन। अब फेडरेशन में टू काइंड ऑफ फेडरेशन है। कमिंग टुगेदर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर में समझो कि डिफरेंट स्टेट क्या करेंगे, एक साथ आएंगे। डिफरेंट states will come together and form a bigger unit, okay, and form a bigger unit. So we will call that particular country as a example of coming together federation. Okay, इसमें state government will have equal or more power than central government. Okay, so write it down. Independent states come together coming together of their own. In order to make a bigger unit, और इसको ऐसे भी लिख लो तो फॉर्म bigger unit.
by pooling sovereignty. Let's go. Example, USA. यू का मतलब यूएसए इटसेल्फ हो गया, ओके। एस का मतलब स्विट्जरलैंड, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने शॉर्टकट बनाया है आपको याद करने के लिए, सिर्फ यूएसए याद करो। यू फॉर यूएस तो ऑलरेडी हो गया, जो कि यूएस है ही, आप जानते हो। एस फॉर स्विट्जरलैंड, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, पर हम लोग तो देखते हैं ज्यादातर जैसे का जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास ज्यादा पावर है, या फिर वो ज्यादातर उसके बारे में दिखाया जाता है, बाकी सब तो यूएस में यस। कहाँ? तो यूएस का स्ट्रक्चर ऐसे ही है ना, उन्होंने प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, हम लोगों ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। हमारे यहाँ पीएम पावर। बोलिए क्या कह रहे हैं सर? उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स के जो मिनिस्टर उन सब के बारे में वहां पे डिफरेंट स्टेट्स जो है 50 स्टेट्स जो है एक साथ आती हैं, अपने सोवरेनिटी को पूल करती हैं और आइडेंटिटी एक बनाती है, बिगर यूनिट नोन एज यूएसए। सोवरेनिटी आई थिंक आप जानते होंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर हम खुद डिसाइड करेंगे, बाहर वाली कंट्री हमें डिक्टेट नहीं करेगी। 9th में पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो एक साथ आके अपनी सोवरेनिटी को क्या किए, पुल किए। जैसे कार पुलिंग होती है ना, कैब में करते पुलिंग एक साथ, तो यहाँ पे सोवरेनिटी को अपने पुल कर दिए कि अब वो लोग सभी एक साथ है, ओके, और अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा किया उन्होंने? इन ऑर्डर टू इंक्रीज सिक्योरिटी। वर्ल्ड में सुपर पावर कौन है? यूएसए है, ओके। यूएसए क्यों है सुपर पावर? ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ आते हैं, और वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स आर रिच इन रिसोर्सेज, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, ओके। तो एक साथ आते हैं और अपनी क्या बनाते हैं, एक आइडेंटिटी बनाते हैं वर्ल्ड ग्लोब पे, ओके। वर्ल्ड में ग्लोब पे अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं और एक सुपर पावर कहलाते हैं। यस सर, तो वो अलग अलग होते तब भी तो कर सकते थे, मतलब नहीं, अलग अलग होते तो कैसे कर सकते थे? अब फॉर एन एग्जांपल यूरोपियन यूनियन में आप देखो तो यूरोपियन यूनियन में यू विल फाइंड अर्लियर देयर वाज 28 स्टेट्स कंट्रीज, नाउ 27। ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है उसमें से, तो वो भी तो एक यूनियन था, कन्फेडरेशन। और उसमें से एक एक करके अगर निकल रहे हैं, उनको वहां पे दे आर नॉट बाउंड। उनकी सोवरेनिटी जो है कि वो उन्होंने वहां पे पुल किया नहीं है, वो जब चाहे आ सकते हैं और जा सकते हैं। इन दिस केस दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं वो एक साथ, ओके, अपने विल पे आ रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन कर रहे हैं, अपनी सोवरेनिटी को पुल कर रहे हैं। दे वांट टू बी यूनाइट। ठीक है, ओके सर। अब देखो फिर इसमें एक पॉइंट और भी है। कोई कुछ कह रहा था? सर मैं ये पूछ रहा था कि यूएसए कंप्लीटली फेडरल है, जैसे इंडिया तो क्वासी फेडरल है, तो फिर यूएसए कंप्लीटली फेडरल है क्या? मोर और लेस फेडरल है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि यूनिटरी का भी इसका नेचर है, बट फेडरल ही मान के चलो। आपकी किताब में उनको कमिंग टुगेदर में रखते हैं। प्रैक्टिकली उसमें कुछ है इफ्स एंड बट्स, ओके। सर, तो कोई ऐसी कंट्री जो प्रॉपर्ली फेडरल हो? आप सर, ऐसी कोई कंट्री जो प्रॉपर्ली फेडरल हो, मतलब ऐसे कुछ यूनिटरी या फिर सेमी फेडरल ना हो? बेल्जियम है आपका, होल्डिंग, हालांकि सेंटर ज्यादा पावर है उसमें। यूएस, रशिया के केस में
ओके, अब देखो सारे कंट्री में कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं। ओके, ब्राजील का भी है आई थिंक, तो सभी कंट्री में इफ्स एंड बट्स होते हैं। ओके प्योरली हाँ सर ये जो स्टेट्स हैं ये जरूरी है कि एडजेसेंट ही होनी चाहिए मतलब? एडजेसेंट थे, एक ही साथ थे तभी तो एक साथ आ गए, अब चाहे तो अलग भी रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ओके सर, यस। और किसी का कोई डाउट है पूछो। सर सेंटर की पावर कम होती है कि ज्यादा होती है इसमें स्टेट से? लिख रहा हूँ देख लो। ऑल स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर। All states usually have equal power। ये लिख लेना इसको अच्छे से। बोर्ड दिख नहीं रहा था। ये विज विज लिख लेना ऐसे ही। सर एक बार आप ये वाली बोल दीजिए। All states usually have equal power and are strong with central government। मतलब अब देखो कमिंग टुगेदर है, अपने से एक साथ आए हैं। ओके, तो एक साथ आए हैं तो इनके पास क्या है, इक्वल पावर है। और देखा जाए तो मोर और लेस इनके पावर्स ज्यादा होते हैं किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये किसी को जबरदस्ती नहीं लाया गया यहाँ पे, ये सब अपने से आए हैं। ओके, और अपने से आए हैं तो इनके साथ पावर को क्या करना होगा, शेयर करना होगा। इफ यू विल नॉट डू दिस देन यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेट्स आर नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन। समझ में आ रहा है? सर हाँ सर यूएसए ने अलास्का जो है वो रशिया से खरीदा था, मतलब उसने बेचा था रशिया ने, तो अगर अलास्का चाहे तो वो निकल सकता है यूएसए से अलग कंट्री बनने के लिए? अलास्का से खरीदा था, अरे सॉरी अलास्का रशिया से खरीदा था। ये सर रशिया ने बेचा था ना अलास्का को यूएसए को। अच्छा, I haven't heard this। Okay, तो I will have to look into this कि अब ये कब खरीदा था अलास्का से। ये तो मालूम है रशिया के था और फिर यूएस के अंडर में आया, पर वो खरीदने वाली बात तो मुझे देखनी होगी। ओके, यस सर, खरीदा था। खरीदा था, चलो देखते हैं। और अगर सपोज अगर खरीद भी लिया हो तो आपकी बात को मान लेता हूँ, चलो अगर मान लो खरीद भी लिया है तो इस केस में भी उसको वही सेम स्टेटस देना होगा अलास्का को भी जो कि अदर्स को दिया है आपने। आप अगर क्लेम कर रहे हो दैट यू आर अ फेडरल कंट्री, यू आर फॉलोइंग, you are the oldest democracy and you are the most liberal nation, then you must give liberty to Alaska also। समझ में आया? यस सर। सर सबसे पहली फेडरल कंट्री कौन सी थी? सबसे पहली फेडरल कंट्री कौन सी है? देखना होगा, यूएस है या कौन है। सबसे पुरानी डेमोक्रेसी तो यूएस, फेडरल है ये चेक करना होगा। चलो लिख लिया सभी ने? सर कमिंग टुगेदर होल्डिंग का डिफरेंस? हाँ बताओ। सर कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में क्या डिफरेंस हो गया? कमिंग टुगेदर हो गया और लोग नेक्स्ट है होल्डिंग टुगेदर।
ये होल्डिंग टुगेदर में लिखना था। Sir, all states usually have reservist power. किसका point था? वो तो सही, इसका खत्म कर। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये वेन लार्ज कंट्री वाला किसका पॉइंट था? सर मैं अभी बाहर चला गया था ना, मुझे पता नहीं लगा। क्या नाम है आपका? सर अमन राठौर। अच्छा, ये वाला पॉइंट तो होल्डिंग टुगेदर में आ रहा है। इससे पहले जो भी लिखवाया था कमिंग टुगेदर में। हाँ सर मैंने वो तो लिख लिया था, ये मैं अभी लिखता हूँ। होल्डिंग टुगेदर में। ओके सर ओके। सर ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है, व्हाइट बोर्ड। कोई बात नहीं, अब आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो होल्डिंग टुगेदर में एग्जांपल आप लोगे SBI, उसमें यूएसए बताया था, इसमें SBI। S फॉर स्पेन, B फॉर बेल्जियम, I फॉर इंडिया। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ये मैंने आपको जो है कि थोड़ा सा इजी करने के लिए इस तरीके से लिख दिया है। स्पेन, बेल्जियम, इंडिया, ये आते हैं एग्जांपल में। सर 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 Yes, फेडरेशन की I'm listening. डेफिनेशन क्या होती फेडरेशन मैंने बताया था ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो जाए, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या दूसरी तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को शेयर करे स्टेट गवर्नमेंट से, ओके, तो क्या होगा, वो फेडरलिज्म को दिखाएगा। ओके, दैट इज व्हाट कॉल्ड फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बताया था ना, उसी में फेडरलिज्म में ये फेडरेशन है। अब देखो इसमें कमिंग टुगेदर है और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, 2 पॉइंट। ओके, सर इंडिया तो कमिंग टुगेदर में होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो स्टेट मिली है। नहीं, स्टेट एक साथ नहीं आई है, किसी को कोई कुछ एक साथ आई है, किसी को जबरदस्ती जोड़ा गया है, और जबरदस्ती जब जोड़ा गया तो उनको कुछ स्पेशल पावर दिया गया। जैसे आर्टिकल जबरदस्ती जोड़ने का मतलब ये है कि कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया कि हम नहीं जुड़ेंगे। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, प्रिंसली स्टेट्स को कितने थे, 560 अराउंड कुछ थे। ओके, और कुछ स्टेट जो कि जिनमें स्पेशल स्टेटस देके क्या किया गया, जोड़ लिया गया। जैसे जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है, ओके, नागालैंड, मणिपुर, तो इन लोगों को होल्डिंग टुगेदर। अब देखो होल्डिंग टुगेदर में क्या है, कमिंग टुगेदर में तो वो लोग एक साथ आते हैं। होल्डिंग टुगेदर में ऐसा केस नहीं है। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है कि एक बिगर यूनिट बनाने के लिए, सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। ओके, अपने एक बिगर यूनिट बनाने के लिए डिफरेंट स्टेट्स को क्या किया जाता है, एक साथ होल्ड करके रखा जाता है। अगर कोई स्टेट उसमें रेजिस्ट करता है कि नो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन, तो उनको क्या किया जाता है, कुछ स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है। Okay, suppose in case of northeastern region, you will find that some of people says that okay, we don't look like northern people who are living in northern India, so and lot of things are behind it. तो उसमें कहते हैं कि they want separation, तो उनको special status दिया गया under Article 371 of the Indian Constitution. In southern India also you will find that people say that there are conflicts, okay, between northern and southern India also. Language के basis पे ले लो, सबसे बड़ा issue है। तो उसमें क्या किया जाता है कि स्पेशल स्टेटस दिया गया है, ठीक है। जिनको लगा जिसमें लगा कि ये कि नहीं केस जेन्युइन है और देना चाहिए, तो उस केस में दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर के भी केस में दिया गया था। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A, हालांकि मैं डिस्कशन करूंगा, ये लिख लिया सभी ने, किसी को डाउट है इसमें?
इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, नहीं आगे बढ़े। है समझ में सर, डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है कमिंग और होल्डिंग में। यस सर। कमिंग में डिफरेंट स्टेट्स विल कम टुगेदर एंड फॉर्म अ बिगर यूनिट। इन होल्डिंग टुगेदर, okay, different state will be taken, okay, to form a bigger unit. Okay, there will be a way, they will find a way through which they can hold the entire state. स्टेट यहाँ पे अपने मन से नहीं आ रहे हैं, स्टेट यहाँ अपने मन से आ रहे हैं। ओके, स्टेट यहाँ अपने मन से नहीं आ रहे, उनको होल्ड किया गया है और वो कहते हैं नहीं हम इससे निकलना चाहते हैं, तो उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है बट जम्मू एंड कश्मीर में वो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं था। हमारे फंडामेंटल राइट जो नॉर्दर्न इंडिया में है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है। ये क्या है? दे आर फॉर्म ऑफ स्पेशल स्टेटस। नदर रीजन में भी स्पेशल स्टेटस दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नदर रीजन में यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पे भी स्पेशल स्टेटस दिया गया अंडर आर्टिकल 371। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अपने मन से लोग आ रहे हैं और एक बिगर यूनिट बनाया है। समझ में आया डिफरेंस? यहाँ पे सेंटर, स्टेट इज मोर पावरफुल, हियर सेंटर इज मोर पावरफुल। किसी को कोई डाउट है? डाउट क्लियर है सभी का? यस सर। यस सर। सब लोग अगर इसमें देखें, अब इंडिया फेडरल कंट्री है या नहीं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वर्ड फेडरेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कहीं पे भी वर्ड, ये जो फेडरेशन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ है। इंडिया को क्या बुलाया जाता है एज पर आर्टिकल 1? याद कर लो इसको, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या बुलाया जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको लिख लो। हालांकि इफ वी विल लुक, ओके, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। फॉलो तो करते हैं प्रिंसिपल, बट हम ये वर्ड फेडरेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। अब देखो, हम लोगों ने 7 फीचर्स पढ़ा था, वो 7 फीचर्स अगर कोई कंट्री फॉलो करती है देन वी कॉल दैट कंट्री मोर और लेस अ फेडरल कंट्री। ओके, बट यस, तो मोर और लेस फेडरल कंट्री। बट इन केस ऑफ इंडिया यू विल फाइंड दैट इंडिया इज फॉलोइंग all the 7 provisions of features written over there, but still India not counted as a federal country at all. Okay, हालांकि आप कहीं लिखोगे नहीं इसको, because NCERT is not saying about something like this. Okay, तो आप इसको लिखना मत, बट अपने दिमाग में इस बात को पॉइंट करके रखना। सर okay? क्यों? मैं बहुत सारी जब फॉलो करते हैं तो क्यों नहीं माना जाता फेडरल? किसको फेडरल नहीं माना जाता? इंडिया को? क्या पूछा है क्वेश्चन आपने? फिर से इंडिया को फेडरल नहीं माना जाता क्योंकि इन सब केसेस यू विल फाइंड दैट इंडियन गवर्नमेंट और द सेंटर बिकम्स मोर पावरफुल देन एनी अदर सब यूनिट्स। ओके, सारे फीचर्स अभी आप मैं डिस्कस करूंगा तो आपको मिल जाएंगे कैसे नहीं फॉलो किया जाता, कैसे हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते कि ये फेडरेशन है। पहले आप देखते हैं, पहला फीचर जो हम लोगों ने पढ़ा था कि देयर शुड बी 2 or more level of government. So in India also you find center, state और थर्ड वन कौन सा है? लोकल। लोकल में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी पढ़ा है आपने, डिफरेंट। ओके, अब ये सेंटर, स्टेट एंड लोकल, इनका अपना क्या है? सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है। अब वो ज्यूरिसडिक्शन कहाँ लिखा हुआ है? ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन से अप्लाई हो रहा है। वो 7 फीचर अगर अच्छे से याद है तो देखो यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, और इनके जो है सेपरेट क्या है? पावर्स भी हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर अगर हम देखें, 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। शैल आई रब दिस?
सर ये आर्टिकल वगैरह लिख लेना, आर्टिकल 1 जो मैंने लिखा था, एमपीएससी में पूछा जा सकता है। ओके सर। तो यहाँ पे 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, तो एज पर शेड्यूल, ये भी लिख लो, शेड्यूल 7 7वां शेड्यूल है, यू विल फाइंड 3 लिस्ट। कितने? 3 लिस्ट। एक होगा यूनियन लिस्ट, एक होगा स्टेट लिस्ट, एक होगा कंकरेंट लिस्ट। ओके, इस बार एनटीएससी में क्वेश्चन आया भी था यहाँ से। ये सारा टीआई को है ना, शेड्यूल से ये सब ओरिजिनली अगर देखो कितने सब्जेक्ट्स थे? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओरिजिनली अगर देखो तो इसमें 97 सब्जेक्ट थे, इसमें 66 थे, इसमें 47 थे। यही क्वेश्चन आया था एनटीएससी में। ओके, अब क्या हुआ कि इसमें से चेंजेस लाए गए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, तो अब इसमें देखो यूनियन लिस्ट में 100 आइटम्स हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली जो ये आपकी टेबल है वो इस साइड में है, ये 66 से 61 हो जाता है और ये 47 से क्या हो जाता है? 52 हो जाता है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यहां से कुछ आइटम उठा के इसमें डाल देते हैं कंकरेंट लिस्ट। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट फॉर योर एनटीएससी। सर जो 3 ऐड हुए उनका क्या है नाम? ये इसमें ये आपसे पूछा नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। ओके सर, ओके सर। बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स हैं। सर आपने सीए क्यों लिख रखा है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ओके सर। सर ये इंडिया के बारे में याद है? आई थिंक सभी ने लिखी है। यस सर। यस सर। अब यूनियन लिस्ट में अगर आप देखो तो कौन से आइटम्स आते हैं, कौन कौन से आइटम्स आते हैं इसमें? इस लिस्ट में वो आइटम आएंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंट, नेशन के लिए क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। नेशनल इंपॉर्टेंस आप देखो। अब इसमें क्या आ सकता है नेशनल इंपॉर्टेंस में? अब जैसे डिफेंस आ गया, डिफेंस ऑफ द कंट्री, करेंसी आ गई, बैंकिंग आ गया। ये एनटीएससी के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस, करेंसी, बैंकिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स। और कोई पॉइंट है? डिफेंस, करेंसी, बैंकिंग, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशंस। वेरी गुड, कम्युनिकेशन भी है। यस, एक्सेट्रा। ओके, 5 लोगों ने लिखी है। सर सर हाँ बोलो। सर फाइनेंस किस में आएगा? फाइनेंस, फाइनेंस जो है आपका ओवरऑल कंट्री का। देखो अब जब फाइनेंस की बात आती है तो फाइनेंस मिनिस्टर आपके जो है स्टेट लेवल पे भी होते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी होते हैं। इज इट क्लियर? तो इंडिविजुअली जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज हैं उन्हीं का क्या होता है? एलोकेशन होता है। अब देखो हर 5 साल बाद एक कमीशन बैठाई जाती है, उसको कहते हैं फाइनेंस कमीशन। ओके, तो सर फाइनेंस कंकरेंट लिस्ट में आएगा? फाइनेंस आपका कंकरेंट पे यस कह सकते हो। ठीक है, लिस्ट किसी ने पूछा ये लिस्ट क्या है? ये लिस्ट है, ये शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन में है हमारा। ओके, शेड्यूल 7 में लिस्ट के बारे में बताया गया है। ये इस लिस्ट में वो सारे आइटम्स इंक्लूडेड हैं जिसपे रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट क्या बनाएगी? लॉ बनाएगी। अब जैसे यूनियन गवर्नमेंट किस पे लॉ बनाएगी? यूनियन लिस्ट पे, जो कि पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट होंगे, कौन से आइटम होंगे जो स्टेट के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। ओके, कंकरेंट में क्या होगा? वो लिस्ट में वो आइटम्स होंगे जो कि स्टेट
और यूनियन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहे हो। ओके सर हेल्थ किसमें आता है? हेल्थ लिखो, मैं बता रहा हूँ, पहले लिखो। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। ये आप अपने स्टेट लिस्ट में डाल दो। ठीक है, करंट में आप डाल दो, ट्रेड यूनियन आ जाएगा, एडॉप्शन, मैरिज, एडॉप्शन, उसके बाद आपका है ट्रेड यूनियन, इसका है आपका सर फॉरेस्ट। सर ये सारी लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। हाँ शेड्यूल सर। सर मैरिज। ये कुछ लिख लो जो आपकी किताब में दिया है। सर कॉन्फ्रेंट लिस्ट में एडॉप्शन, मैरिज एंड सक्सेशन, इनका मतलब क्या लॉज बनते हैं इनके रिलेटेड? लॉ बनेंगे कि आप एडॉप्शन का अगर आप गोद लेना चाहते हैं किसी बच्चे को तो क्या उसके लॉ होंगे। उसमें दोनों ही बना सकते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों ही क्या कर सकते हैं, उस पर लॉ बना सकते हैं। मैरिज भी का जो है कि लॉ बना सकते हैं कि मैरिज की उम्र क्या होगी क्या नहीं होगी। ओके, हालांकि अगर इन दोनों में अगर मतलब मान लेते हैं इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है, कॉन्फ्लिक्ट अगर हो जाता है इसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, तो किसका लॉ माना जाएगा? लॉ ऑफ सेंटर विल प्रिवेल। तो सर ऐसे तो सेंटर के पास एक एडवांटेज है हमेशा। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ फेडरल नहीं है। ठीक है, फेडरल पूरी तरीके से नहीं है, फेडरल है मतलब पूरी तरीके से नहीं, क्वासी फेडरल। सर सक्सेशन मतलब? सर हेल्थ, सर हेल्थ किस में आता है? कौन सी लिस्ट में? हाँ हेल्थ सर, हेल्थ हेल्थ स्टेट लिस्ट में आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर भी चेक कर लेना। हेल्थ सर ये आइकन कोविड-19 के समय में जो सर सेंट्रल के होते हैं वो प्रिवेल करेंगे ना? क्या सर? सर सेंट्रल गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस देंगी वही सब तो प्रिवेल करेंगे पूरे स्टेट में, तो यूनियन लिस्ट में नहीं आना चाहिए? हेल्थ आपके कंकरेंट में आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, हेल्थ पहले शायद स्टेट में था, आपको कंकरेंट में किया गया है, एक बार फिर भी चेक करना होगा इसको। और हेल्थ में अगर आप देखो तो डिफरेंट हेल्थ मिनिस्टर है सेंटर और स्टेट लेवल पे। ओके, तो उन दोनों के लॉज क्या करेंगे? ओके सर, प्रिवेल करेंगे। अगर इन केस इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो जो सेंटर का लॉ रहेगा वही प्रिवेल सर सर ये शेड्यूल 7 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है शेड्यूल 7। ओके सर। सर सक्सेशन मतलब? सक्सेशन मतलब आगे कौन आएगा, आगे कौन आएगा मतलब हियर सक्सेशन हिंदी में क्या कहेंगे? स्टेट लिस्ट में दे रखा है। सक्सेशन मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी इंडिविजुअल के प्रॉपर्टी को किस तरीके से कौन लोग क्या करेंगे, यूज मतलब अपने नाम पे कराएंगे। क्या कहते हैं उसको हिंदी में? योग्यता। हाँ सर वसीयत, वसीयत। हाँ हाँ, कुछ इसी तरीके से। ठीक, ओके। अब जैसे कि सक्सेशन में ये हो गया कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी ये क्या करेंगे, वो यूज करेंगे या इनहेरिट करेंगे। तो उसमें पहले क्या था, बॉयज का था, अब उसमें गर्ल्स को भी जो है क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। और उसके बाद अगर सपोज कोई नहीं है तो कौन सक्सीड करेगा, सक्सेशन कैसे होगा, तो ये सारे डिफरेंट लॉज होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है इसमें। अब इसमें एक में आएगा नेक्स्ट रेसिड्यूरी सब्जेक्ट।
कौन सा सब्जेक्ट? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो इनके बाद आया हो। इसमें कौन से आइटम्स होंगे? वो आइटम्स जो कि इनके बाद आए हैं, ठीक है। जैसे बाद में कौन सा आया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाद में आया, ई कॉमर्स बाद में आया, ओके। तो ये सब इन पे कौन बनाएगा रूल? यूनियन गवर्नमेंट। कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट। इस पे रेसिड्यूरी सब्जेक्ट पे कौन बनाएगा कानून? यूनियन गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? चलिए, shall I run this? Yes, sir. सर Yes. सर पर ऐसे भी तो कुछ रेजिडुअरी सब्जेक्ट हो सकते हैं कि जो मतलब जिनको यूनियन लिस्ट में डालने की जरूरत पड़ जाए। तो पार्लियामेंट में पास कराइए रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। अब वो आइटम्स होंगे जो कि इतने आइटम जो बन गए हैं उनके बाद आए नए हो जो आइटम्स, उसको रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में कहा गया है। अब जैसे ये 97 मैंने बताया था ओरिजिनली और अब 100 है, तो उसमें उन्होंने क्या किया 97A 97B सब क्लॉज भी ऐड कर दिया गया, ओके। सर ये रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं? हाँ, चलो नेक्स्ट है इसमें। सर कितने रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स? मैंने 2 निकाले, 2 बताए आपको, आप बाकी देख लेना, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था ऑल स्टेट इन इंडिया डिड नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर के केस में अगर आप देखो तो क्या था? आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। इनका क्या था? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। क्या था? सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। आई थिंक मैंने जीके की क्लास जब कराई होगी तो इसमें बताया होगा कि आर्टिकल 370 और 35A हटा दिया गया जीएसटी के लिए। बताया था? यस सर। यस सर। 370 और 35A में क्या होता था कि जो वहां की पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर की जो वेमेन थी, अगर वो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर किसी इंडिविजुअल से अगर मैरिज कर लेती हैं तो उनके जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? डिमिनिश्ड हो जाएगी। और मैंने बताया आपको कि जैसे इंडिविजुअल जो नदर्न इंडिया में है या पर्टिकुलरली द रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जाके जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, ओके। तो दे हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या है? अब ये तो क्या हो गया? रिजॉल्व हो गया, हालांकि फिर भी फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो, ओके। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। चलो ये इनको स्पेशल स्टेटस फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नागालैंड, मणिपुर, असम, ओके। इन आर्टिकल 371, आर्टिकल 370 में क्या था? आर्टिकल 370 में बता तो रहा हूं, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, ओके। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेट ऑफिशियल फ्लैग वगैरह थे, ओके। फंडामेंटल राइट्स जो है रेस्ट ऑफ द इंडियन जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट नहीं है वो वर्क नहीं करेगा, ये सब था। 35A में था पर्टिकुलरली फॉर विमेन, 35A वाज पर्टिकुलरली फॉर विमेन और रेस्ट ऑफ द इंडियन आल्सो, वो आके यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते जम्मू एंड कश्मीर में। कोई अगर लेडी जम्मू एंड कश्मीर में है और वो उन्होंने शादी कर लिया आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर, तो उनकी जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी? हट जाएगी। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लगाना, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आए, लीगल राइट है तो लीगल राइट पे लगा देना। ये कब किया गया? पहले ये क्या था? फंडामेंटल प्रॉपर्टी था। मैंने बताया था ये आप लोगों को पहले, ये फंडामेंटल बताया था एक बार। यस सर Yes, sir, बताया सर आपने ज्योग्राफी के लेक्चर्स में बताया था।
हाँ फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में इसको क्या बना दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट, अगर आए एग्जाम में पैसे लगा। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है इसमें? समझ में आया जितना पढ़ाया मैंने? आगे पढ़ाएं कि रहने दें? व्हाट डू यू वांट? आज के लिए बस करें कि पढ़ सकते हो आगे? सर अमन सर पढ़ाइए। सर पढ़ा दीजिए। सर पढ़ सकते हैं सर, आप कंटिन्यू रखिए। चलो और 5 मिनट देख लें। Isn't it? यस सर। नो और यस सर। सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोलिए। सर आर्टिकल 371 में क्या लिखा है? आर्टिकल 371 में स्पेशल राइट्स दिए गए हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डिफरेंट स्टेट्स को। ओके, अब उसको अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करेंगे तो यू विल फाइंड 370 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, कई सारे क्लॉज हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए भी है, असम के लिए है, नागालैंड के लिए है, मणिपुर के लिए है। इन लोगों को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न्स, ठीक है, विद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ बहुत सारे कंसर्न्स हैं, तो उसकी वजह से इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया है। ओके, हम लोगों को इतना डिटेल में उसका एनालिसिस नहीं करना है। जितना मैं अब आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मोर देन एनफ आपके कोर्स से ज्यादा ही बता रहा हूँ, मोर देन एनफ फ्रॉम योर कोर्स। इससे ज्यादा आएगा नहीं। मैंने आपको शायद पहले ही बताया हो, जितना बता रहा हूँ उससे ज्यादा आपके ना एनटीएससी में आने वाला है और ना ही आपके बोर्ड में आने वाला है। एनटीएससी में लगभग 38 क्वेश्चंस नियर अबाउट आपके यहीं से आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आ सकते हैं, स्कूल में लिखवा के नाम अलग। सर चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर एक वेबिनार में कहा गया था कि जो स्टेज 1 होता है उसमें बोर्ड, मतलब जो स्टेट बोर्ड होता है वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सर दिल्ली का स्टेट बोर्ड से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे फिर लेवल 1 में? दिल्ली का स्टेट बोर्ड में जो किताब है वो एनसीईआरटी ही तो है। अच्छा सर, दिल्ली का स्टेट बोर्ड सीबीएसई है? हाँ सीबीएसई ही है, यही तो फायदा है दिल्ली के स्टूडेंट्स को। अब यूपी में जो रहते हैं सर यूपी स्टेट बोर्ड, यूपी में जो रहते हैं उनका कंसर्न है, उनका थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। स्टेट बोर्ड का आता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में तो यही सब आने वाला है। आप लोगों को समझ आ रहा है? सर सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज से काफी डिफिकल्ट होता है। हाँ सेकंड स्टेज डिफिकल्ट होता है, बट मोर और लेस अगर दिल्ली में अगर आप दे रहे हो तो दिल्ली में बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ऐसे बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले बच्चे। ओके, कंपटीशन बहुत ज्यादा है दिल्ली में और सीटें भी कम है। 153 मैंने बताई है, मतलब 153 तो ओवरऑल एलोकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, कि नंबर ऑफ पासिंग आउट स्टेज 1 क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग बहुत क्या है, कम है। कंपटीशन ह्यूज है, डिफरेंट स्टूडेंट है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं। अब जो होलिस्टिकली प्रिपेयर करता है अपने आप को, वही क्या करता है, कॉम्पीट कर पाता है अच्छी तरीके से। अब एसएसटी की बात करूं, आपको मैंने बताया कि सेकंड 2 पेपर होंगे, सैट और मैट। मैट 100 मार्क्स का और सैट भी 100 मार्क्स का। तो सैट में एसएसटी अगर आप देखो तो 40 मार्क्स के हैं अकेले, और साइंस ये भी 40 मार्क्स। ओके, और फिर मैथ्स आ गया 20 मार्क्स। अब सोचो, इसमें तो आप सॉल्व करोगे, जब तक सॉल्व नहीं करोगे आपका आंसर नहीं आएगा। देख के आंसर नहीं लगा सकते, 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो जाए तो एक्सेप्शन है, बट मैथ में तो सॉल्व करोगे 20 नंबर। बच गया आपका साइंस और एसएसटी। साइंस में आप बायोलॉजी पोर्शन है जो आप याद करके टिक कर सकते हो, और वो डिपेंड करता है उसका रेशियो कितना है 40। एसएसटी के केस में ऐसा नहीं है। 9th-10th में अगर आपने अच्छे से एसएसटी पढ़ रखी है, रेगुलर रिवीजन किया है, तो बड़े आसानी से ये 40 मार्क्स आप क्या कर लोगे, ग्रैब कर लोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें जब आएगा साइंस में, तो इसमें हो सकता है आपका जो है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो जाए, ओके, लॉ बेस्ड हो जाए, कंसेप्चुअल हो जाए। आप आंसर दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, हालांकि बच्चे अच्छा करते हैं साइंस में। ओके, जो प्रायोरिटी होती है बच्चों की सॉल्व करने की, वो ये होती है मैथ में तो पूरा करना है, 95 मान के चलना है। 95 से नीचे आया तो समझो कि मैथ आप अच्छा नहीं कर रहे हो। जो भी एक एवरेज बच्चा है वो भी 95 ला सकता है मैथ, ठीक है। एसएसटी के क्लास होगी हमारी? हाँ होती है, होगी। फिर उसके बाद एसएसटी आ जाएगा, एसएसटी 40 मार्क्स। ओके, तो नियरली 140 मार्क्स आपका ऐसी तरीके से बन जाएगा।
और फिर आपने थोड़ा सा अगर मेहनत किया साइंस पे भी साथ ही साथ, तो 180 और 180 प्लस जैसे ही आप जा रहे हैं, 180 या 180 प्लस जा रहे हैं, तो आप सिक्योर हैं, आपका जो है क्वालिफाई कर जाएंगे दिल्ली में। हालांकि दूसरे स्टेट में रहेंगे तो बड़े आसानी से क्वालिफाई करेंगे, बट दिल्ली में कंपटीशन जैसे मैंने बताया ज्यादा है, तो थोड़ा फाइट करना होगा। मैथ में ऐसा भी नहीं है कि आप 0 रहोगे, आप 2-5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। टाइम कितना है? 2 घंटे का, तो 2 घंटे में फटाफट करना। एसएसटी अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। हार्डली इट विल टेक 15 मिनट्स टू सॉल्व आउट 40 क्वेश्चंस ऑफ 40 मार्क्स। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, दैट्स ऑल। और मैंने जो आपको बताया, एक बच्चे का नाम विनीत करके, उसके एसएसटी जापान पे थी, उससे मैं क्वेश्चन पूछता था, तुरंत आंसर वो देता था। उसकी मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी थी, बहुत शार्प था। ऐसे जैसे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं उससे भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता था, और कोई ऐसा क्लास नहीं गया जिसमें उसने आंसर नहीं दिया। सर लक्ष्मी नगर बैच में था। हाँ, लक्ष्मी नगर, ठीक है। बैच कहीं भी पढ़ रहे हो, बस मेहनत करते रहिए। टेस्ट सीरीज आएंगी, टेस्ट सीरीज में डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन वहीं से आएंगे। जो डीबीपी है, इस डीबीपी जितने भी है 9-10 के, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। 2-3 आ जाए तो वो बात अलग है, अलग एक्सेप्शन है, 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं बाहर से आ जाए। ओके, चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। ओके, आज जितना पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ के आओ। कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करो। ओके ओके सर। हाँ, किसी को कोई डाउट है अभी भी तो बताओ। नो सर। करते हैं। ओके, चलो ठीक है, मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ओके, बाय सर। ओके सर, बाय सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर, थैंक यू।